जानते हैं हिमालय के बारे में? हिमालय के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, कोई बताएगा? सुकेशी अपना वो ऑन कर लो अपना वाइफ। हिमालय हाउ कैन वी डिफाइन, व्हाट डू वी नो अबाउट हिमालय? व्हाट इज हिमालय? हिमालय क्या है? सर हिमालय हमारे भारत के नॉर्थ में स्थित है और सर यह एकदम नवीनतम वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है, जिसकी उत्पत्ति अभी कुछ 4 या साढ़े 5 साढ़े 4 लाख वर्ष पहले हुई है। तो सर हिमालय जर्मनी के एक थेसिस महोदय थे। कौन महोदय थे? हेलो हाँ बोलो बोलो बोलो। सर, जर्मनी के कोबर महोदय थे। उन्होंने कोबर का भूसन्निध सिद्धांत दिया था। वो उनका कहना था कि जहाँ पर आज हिमालय है वहां पर पहले उसको क्या कहते हैं? वॉइस नहीं आ रही तुम्हारी। चलो अच्छा, हम लोग थोड़ा सा अभी हम लोग समझते हैं जहाँ कि पर पहले हिमालय था वहाँ जी वहाँ अभी टेस्टिस हिमालय था। हाँ, हम लोग थोड़ा सा हिमालय के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये आपको वर्ल्ड का मैप दिखाई पड़ रहा है? जी सर। और इस वर्ल्ड के मैप में ये जो एशिया है, एशिया में भारत के उत्तर में एक पर्वत श्रृंखला है। ये कर्सर दिखाई पड़ रहा है ना मेरा आपको? एक मिनट रुको बेटा। यस सर। ये कर्सर दिखाई पड़ रहा मेरा? ये जो लाइन है, ये लाइन पूरी, ये लाइन एक फोल्डेड माउंटेन है। फोल्डेड को हिंदी में बोलते हैं वलित पर्वत है, और ये विश्व की नवीनतम वलित पर्वत है। मतलब विश्व के जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनमें से सर्वाधिक नवीन पर्वत श्रृंखला है। और इस पर्वत श्रृंखला को भारत में हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है भारत में? हिमालय कहा जाता है। और हिमालय थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पर्वत तंत्र है, यानी पर्वतों का समूह है। मतलब जब कई सारे पर्वत समूह मिलकर के एक विस्तृत, मैंने बताया था तंत्र की एक ही परिभाषा होती है कि कई सारे अंग मिलकर के एक पूरा सिस्टम बनाते हैं, पूरा एक तो उसे जो है क्या बोलते हैं, तंत्र कहते हैं। तो हिमालय पर्वतों का एक तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। मतलब इस लाइन को अगर समझना है तो ये है भारतीय उपमहाद्वीप, ये पूरा पोर्शन इसको भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं। हिमालय के दक्षिण वाला इसको एशिया, यानी ये पूरा एशिया का एरिया है, और ये तिब्बत, एशिया और तिब्बत से अलग करता है। यह मुख्य रूप से 3 पर्वत जो समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं, 3 भारत में 3 समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं। महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय से मिलकर के बना है। पश्चिम से पूरब की ओर एक चाप के रूप में, चाप का मतलब आपने देखा नहीं, प्रकाश से जब हम लोग चाप लगाते हैं, तो ये चित्र देखिए, ये एक चाप की तरह है। ये जो है ये एक चाप की तरह है। चाप के आकार में लगभग 2500 किलोमीटर पश्चिम में नंगा पर्वत के मोड़ से लेकर के, यानी यहाँ से लेकर के पूरब में नामचा बरवा तक, यानी अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। पश्चिम की ओर यानी वेस्ट की ओर इसकी जो चौड़ाई है वो 500 किलोमीटर के आसपास है, और पूरब की ओर इसकी चौड़ाई घटती जाती है जो 240 किलोमीटर से लेकर के 320 किलोमीटर के मध्य होती है। अगर पूरे भारत में इसका क्षेत्रफल विस्तार लिया जाए तो इसका क्षेत्रफल विस्तार है लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर। अथवा यही चीज कही गई है कि मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रेणियों से बना है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। पश्चिम से पूरब एक चाप की आकृति में सर आपकी आवाज ना सर, आवाज में क्या दिक्कत आ रही है? आपकी आवाज सर फंस बहुत ज्यादा रही आज। दिक्कत हो रही है आवाज में? आज सर आपकी आ ही नहीं रही। एक सर कट कट की आ रही है। एक मिनट रुको शायद। एक मिनट रुको, मैं अभी दूसरे से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है?
अब वॉइस प्रॉपर मिल रही है? यस सर। यस सर। अब आ रही ना आवाज एकदम साफ साफ? यस सर। अब तो कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं यस ना? सर। तो हम लोग फिर से चर्चा करते हैं। हम लोग फिर से अभी स्क्रीन तो शेयर नहीं हो रही है ना? नहीं सर, अभी नहीं हो रहा। नो सर। मैम ने क्या पढ़ाया आज? सुदूर पूर्व एशिया। एशिया। अरे सुदूर पूर्व एशिया में क्या पढ़ाया? तो चाइना के बारे में ज्योग्राफी बताई चाइना। तो मैं आपको ये कह रहा था, मैं बता रहा था कि हिमालय एक पर्वत तंत्र है। पर्वत तंत्र का मतलब कई पर्वत श्रेणियों का एक समूह है। कई पर्वत श्रेणियां, यहाँ पे 4 समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं। मुख्य रूप से भारत में 3 समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं, जिसमें महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो किसी दिक्कत तो नहीं हो रही हिंदी में आज? और माइक बंद है। पश्चिम से पूरब की ओर जो है लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इसका पश्चिम में चौड़ाई जो है 500 किलोमीटर और पूरब में जो है चौड़ाई इसकी 320 किलोमीटर है। क्षेत्रफल लगभग जो है 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। तो यहाँ पे जो सवाल बनते हैं, मैं आपको बता रहा था कि ये मैंने जितनी बातें बताई, ये भारत के उत्तर में फैली हुई पर्वत श्रेणी है। एक पर्वत तंत्र है जो भारत में 3 समानांतर श्रेणियां और तिब्बत की एक अगर समानांतर श्रेणी को मान लिया जाए तो कुल 4 समानांतर श्रेणियों का एक समूह है या पर्वत तंत्र है। ये पश्चिम से पूरब की ओर एक चाप के रूप में दिखाई, आपको चाप दिखाई पड़ रहा है, मेरा कर्सर आपको नजर आ रहा है ना? चाप के रूप में फैला है। पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के यानी सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक यानी नामचा बरवा तक कुल 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। पश्चिम में हिमालय पर्वत अधिक चौड़े हैं, इनकी चौड़ाई 500 किलोमीटर है और पूरब में इनकी चौड़ाई कम है, 240 से लेकर के 320 किलोमीटर तक है। ओवरऑल जो एरिया कवर करते हैं भारत के उत्तर में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है जो हिमालय पर्वत कवर करते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यस सर। और सवाल बेटा यहाँ से यही बनते हैं कि हम लोग ध्यान से पढ़ते नहीं है। पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई ज्यादा है और पूरब में हिमालय की चौड़ाई कम है। जो पश्चिम के हिमालय वो अधिक ऊंचे हैं, पूर्व के हिमालय कम ऊंचे हैं। क्यों कम ऊंचे हैं, क्यों चौड़ाई कम ज्यादा है, ये भी जब हम लोग हिमालय की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे तब हम लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। आप देखो जो दूसरी बात सर, हाँ बस सर वो जो कंचनजंगा है वो तो जो हाईएस्ट समिट है अपने यहाँ की, तो सर वो तो नॉर्थ ईस्ट में ही पड़ती है। अगर हम एवरेज की बात करेंगे ना तो पश्चिम के हिमालय अधिक ऊंचे हैं। ऊंचे हैं हाँ, पूर्व की अपेक्षा। एक दो चोटी अलग बात हो गई, Yes, sir. ठीक है, लेकिन एवरेज जो हाइट है, जब हम एवरेज हाइट की बात करते हैं तो कई सारी चोटियों की एवरेज हाइट निकाल करके उसका कैलकुलेशन किया जाता है।
बात समझ में आ गई। यस सर, यस सर, हाँ, यस सर। से आप ये समझो कि प्रशांत महासागर का कोई एक गर्त जो है बहुत गहरा है, लेकिन उसकी तुलना मरियाना में गर्त। औसतन किसी अन्य जो है, ठीक है। अब देखो जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ पर, इस चाप का उभार दक्षिण की ओर यानी उत्तरी भारत के मैदान की ओर है, और केंद्र किस ओर है, तिब्बत के पठार की ओर है। मतलब जो चाप बनता है, जिसमें आप ये मैंने बताने की कोशिश की, ये देखो ये चाप का जो उभार है, ये देख नहीं ना, ये उभार किस ओर है, भारत की ओर है। और केंद्र कहाँ पर समझ में आ रहा है, केंद्र ऐसे लग रहा है कि जो प्रकार से चाप लगाया गया है उसका केंद्र कहाँ पर है, तिब्बत के पठार में है तिब्बत की। ना। तो ये आपको ये अच्छे समझना, इसलिए मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अब जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, अगर आपने इसको ऐसे नहीं पढ़ा या आपने इसको इस हिसाब से नहीं पढ़ा, मान लीजिए उसे आपके सामने 3 कथन दे देता है, यहाँ यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो सामान्य क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन यूपीएससी यूपीपीएससी में उसने पूछ लिया कि इसका उभार जो है उत्तर की ओर है और इसका केंद्र जो है भारत, प्रायद्वीपीय भारत में है। तो अगर आपने इसको इस लेवल से नहीं पढ़ा है कि इसका केंद्र जो है, जो चाप बना हुआ है हिमालय के पर्वत का, या चाप के रूप में जो इसका विस्तार, इसका केंद्र तिब्बत के पठार पर है, तो फिर आपके लिए क्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। फिर आप इसको समझ नहीं पाओगे और आपको लगेगा कि हम कब सही करके आए थे, लेकिन जब आप किताबें खोल के देखोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो चुका होगा। तो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? जी। यस सर। उसके बाद इन 3 मुख्य श्रेणियों के अलावा उत्तर में जो हिमालय है उसको ट्रांस हिमालय कहा जाता है, मैंने बता ही दिया, ठीक है। काराकोरम जो है इससे, और कैलाश की श्रेणियां जो है हिमालय से अलग है। काराकोरम में ही भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसको जो है केटू गार्डविन ऑस्टिन कहा जाता है। हिमालय पर्वत 7 देशों की सीमाओं पे फैला हुआ है, और ये आपको प्रश्न याद करना पड़ेगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार, इन 7 देशों में हिमालय का विस्तार है। कहाँ कहाँ पे नहीं, भारत के बांग्लादेश में जो है हिमालय का विस्तार नहीं है। नहीं। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर कहीं इस तरह का लेवल, इस तरह का कोई प्रश्न पूछ लेता है कि निम्न में से किस देश में हिमालय का विस्तार नहीं है या हिमालय पर्वत श्रेणियों का विस्तार नहीं है, तो फिर वहां पे आपको जो है चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी। बाकी जो बातें लिखी गई हैं कि संसार की सर्वाधिक जो ऊंची चोटियां हिमालय में ही हैं, और लगभग 100 जो शिखर हैं उनमें हिमालय की अधिक चोटियां, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। और ये मैं आपको जब मैप ड्रा करूंगा तो बताऊंगा कि कौन कौन सी नदियां जो है, कौन कौन से श्रेणियां हैं, इस पर बात करेंगे हम लोग। तो मोटा मोटा हमको 3-4 विषय समझ में आई कि हिमालय क्या है, एक नवीनतम वलित पर्वत है। हिमालय क्या है, एक नवीनतम वलित पर्वत। वलित पर्वत है। वलित पर्वत का मतलब ये होता है कि पृथ्वी के धरातल पर 2 समानांतर यानी आमने सामने जब बल कार्य करते हैं तो बीच का जो मलबा होता है वो फोल्ड हो जाता है। जैसे हम दो एक पेपर ले लें, और एक जैसे ये पेपर हो गया आपके सामने, इस पेपर को, ये पेपर के 2 सिरे हैं, ये पेपर इसके 2 सिरे हैं, इस पे हम आमने सामने प्रेशर लगाएंगे तो ये बीच का जो पोर्शन क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। उठ जाएगा। और इसी को जो है क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ये क्या है, वलन है। तो विश्व का जो है जो नवीनतम वलित पर्वत है उनमें से एक है। भारत का भी सबसे जो है नवीनतम पर्वत कौन है, कौन सा, हिमालय है। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, सबसे पुरातन पर्वत कौन सा है, अरावली। अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत क्या है, वलित पर्वत है कि अवशिष्ट पर्वत है? वलित पर्वत। वलित है। नहीं, अरावली पर्वत जो है वलित पर्वत नहीं है, अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट का मतलब जो बचा हुआ पोर्शन है पर्वत का। और वलित पर्वत दुनिया की सबसे नवीनतम पर्वत है। वो पुराने जो है पर्वतों में वलित पर्वत की गिनती, वो क्या बोलते हैं, अरावली पर्वत की गिनती होती है। अब जो मैंने मैप के माध्यम से आपको दिखाया है कि ये जो हिमालय का द्वीपीय चाप है, और ये देखिए ये नीचे वाला जो चित्र है, यहीं से आपको जितने भी देशों की सीमाएं मैंने बताया, अफगानिस्तान से टच हो रही है, पाकिस्तान से टच हो रही है, नेपाल से टच हो रही है, भूटान से टच हो रही है, चाइना से टच हो रही है। कितने देश हो गए, 1 देश हो गया, 2 देश हो गया, 3, 4, 5, 6, और भारत भी तो हो गया, म्यांमार भी तो हो गया। इसमें 7 देशों में जो है हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं, 7 देशों में इनका विस्तार है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत आपको समझने में, यहाँ तक?
नो सर। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, अगर हिमालय की उत्पत्ति समझनी, जो मैंने अभी आपको बताया कि हिमालय को की उत्पत्ति को समझना है, तो हिमालय को ज्योग्राफिकली या भूआकृतिक रूप से कुल 4, भारत में कुल 3, हमेशा याद रखना, जो ट्रांस या तिब्बत हिमालय है उसका विस्तार भारत में नहीं पाया जाता। वो पूरी तरह कहाँ पर स्थित है? तिब्बत में। तो तिब्बत है, उसको ट्रांस या तिब्बत हिमालय या परा हिमालय या पार हिमालय की संज्ञा दी जाती है। तो ये जो पोर्शन है, ये वाला, ये क्या ट्रांस और तिब्बत हिमालय है? क्या है? ट्रांस या तिब्बत हिमालय। उसके बाद उसके जस्ट दक्षिण में ये महान हिमालय की रेंज है। यहाँ पर नंगा पर्वत से लेकर के ये यहाँ तक जो इसकी ये गई है, ये महान हिमालय की रेंज है। कौन सी रेंज है? महान हिमालय, महान हिमालय या बृहत हिमालय, ठीक है, ग्रेटर हिमालय। उसके बाद इसके जस्ट दक्षिण में ये है मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय इसको बोलते हैं, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। क्या बोलते हैं इसको? मध्य हिमालय या लघु हिमालय। और सबसे दक्षिण में जो रेंज है वो है शिवालिक हिमालय। वो क्या है? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। कभी किसी परीक्षा में पूछता है, देखो यहाँ पे प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, नॉर्थ से साउथ इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जा सकता है कि उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन, उसके बाद उसके दक्षिण में कौन सा है, उसके दक्षिण में कौन सा है, ठीक। तो उसके बाद ऊंचाई के आधार पर पूछ सकता है। तो सर्वाधिक ऊंचा कौन सा हिमालय है? ग्रेटर हिमालय। उसके बाद कौन सा है? मिडिल हिमालय। उसके बाद ट्रांस या तिब्बत हिमालय। और सबसे जो है कम ऊंचाई किसकी है? शिवालिक हिमालय की है। सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? ट्रांस हिमालय। उसके बाद बृहत, फिर मध्य और फिर शिवालिक। सर्वाधिक नवीनतम कौन है? शिवालिक हिमालय। सर्वाधिक ऊंचा कौन सा है? ग्रेटर हिमालय, ठीक है। तो इन सभी सवालों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि अब जो अगर आप आगे, मैं कई बार मैं कहता हूँ, हालांकि बार बार ये रिपीट हो जाता है, अगर आपको जिस लेवल की आप तैयारी करना चाहते हो तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। और ये जो पूरा क्लासिफिकेशन है इसको ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ हिमालय या हिमालयन रीजन कहा जाता है। हिमालय प्रदेश का हिमालय। सर म्यांमार में जाके ये साउथ की तरफ मुड़ जाती है क्या? हाँ, ये जो अराकान योमा पर्वत श्रृंखला है, बोलते हैं इसको। हाँ, अराकान योमा पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। इसको हेयर पिन फोल्ड बोलते हैं, ठीक है। हिमालय के जो दोनों सिरे हैं, हेयर पिन देखा है तुम लोगों ने? ये देखो, ये वाला जो फोल्ड है, ये इसको हेयर पिन फोल्ड बोलते हैं। हेयर पिन नहीं होती है, ऐसे मुड़ी होती है, बालों में लगाने वाली। हाँ, बालों में लगाने वाली। तो इसको हेयर पिन फोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हेयर पिन फोल्ड बोलते हैं। हेयर पिन फोल्ड। यहाँ पे किसी को कोई सवाल? जितना भी आप देखो, आप जितना इस मैप को स्टडी करोगे, आप खुद से मैप देखोगे, उतना ही आपको चीजें और बेहतर तरीके से आएंगे। तो हिमालय का ज्योग्राफिकल डिवीजन हो गया। क्या हो गया? हिमालय का ज्योग्राफिकल डिवीजन, भूआकृतिक या भौगोलिक विभाजन हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो भूआकृतिक विभाजन है उसके बारे में कुछ जो है मैंने फैक्ट बताए हैं, उसको आप लोग समझ लीजिए। हिमालय पर्वत तंत्र को मुख्य रूप से जो है मैंने बताया कि सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक, सिंधु नदी के मोड़ पर जो पर्वत है उसको बोलते हैं नंगा पर्वत। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? नंगा पर्वत। यहाँ पर है नंगा पर्वत। आप लोग यहाँ पर है, मैप पे लोकेट कीजिएगा। बिल्कुल ये वाला है ना, वहां से लेकर के ये यहाँ तक जहाँ पर हेयर पिन फोल्ड स्टार्ट होता है, इसको नामचा बरुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नामचा बरुआ तक, यहाँ तक इसका जो है हिमालय का विस्तार है। और उसके बाद जो है ये जो चौथी श्रेणी है, गौड़ है, असतत है और पूरी लंबाई तक नहीं पाई जाती है। कुल 4 है मैंने बताया, ट्रांस या टाइबेटन हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय। और सबसे प्राचीनतम श्रेणी मैंने बताया था कि आपको, जिसे ट्रांस या तिब्बत हिमालय हम लोग बोलते हैं, यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है।
और यह काराकोरम श्रेणी लद्दाख श्रेणी और कैलाश श्रेणी के रूप में हिमालय के मुख्य श्रेणियों तिब्बत के बीच स्थित है। इसका निर्माण 33 सागर के अवसादों से हुआ है और इसकी औसतन चौड़ाई सबसे 40 किलोमीटर है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो इसके जो ढाल हैं बहुत ही तीक्ष्ण पाए जाते हैं। मतलब हिमालय के जो अन्य श्रेणियां हैं उनके ढाल उतना ज़्यादा जो है स्टीप नहीं है, लेकिन इस श्रेणी के ढाल जो है स्टीप पाए जाते हैं। और नेकेड हिमालय जो हम बोलते हैं, जो हम लोग दिखाई नहीं पड़ता पिक्चर्स में कि बिल्कुल एकदम खड़ा हुआ हिमालय है और बिल्कुल बर्फ जमी हुई है, वो जो है ट्रांस या तिब्बत हिमालय में वो स्पेशली पाई जाती है। बाकी हिमालय में भी और चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन इसके जो किनारे हैं, इसके जो एजेस हैं, इसके जो पाद प्रदेश है, इसका जो फुट एरिया है, वो जो है बिल्कुल क्या है, बिल्कुल एकदम स्टीप है, वो स्टीप है। ठीक है, यस सर। और हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि एक एक हिमालय के बारे में। महान हिमालय, इसको हिमाद्री भी कहा जाता है, इसे ग्रेट हिमालय कहा जाता है, महान हिमालय कहा जाता है, बृहत हिमालय कहा जाता है, हिमाद्री कहा जाता है। और हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है इसके कोर में। कोर का मतलब हुआ कोर में। इसका जो कोर है वहां पर आग्नेय शैलें जिसमें ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट और गैब्रो नाम की चट्टानें पाई जाती हैं। कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है कि जो हिमालय का जो कोर है, हिमालय का जो क्रोड एरिया है, वहां पर जो है कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। लगभग सभी पर्वत के जो कोर हैं उनमें जो है पाई जाती है, लेकिन हिमालय का विशेष रूप से इसमें उल्लेख किया जाता है। और इसके जो पार्श्व हैं और जो शिखर हैं, इस पर अवसादी शैलों का विस्तार। इसलिए अवसादी शैलों का विस्तार, जब आगे हिमालय की उत्पत्ति पढ़ेंगे तो हिमालय की उत्पत्ति में हम लोगों को पता है कि हिमालय की उत्पत्ति जो हुई थी, तो हिमालय की उत्पत्ति के समय 33 सागर के अवसादों का यहाँ पर निक्षेपण हुआ था। तो इनका जो ऊपरी सतह है वहाँ पर तो अवसादी चट्टानें पाई जाती है, लेकिन जो कोर एरिया है वहाँ पर आग्नेय चट्टानें पाई जाती है, जिसमें ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट जैसी चट्टानें पाई जाती हैं। उसके बाद इसका जो सर्वोच्च चोटियां हैं उसमें मकालू है, कंचनजंगा है, एवरेस्ट है, अन्नपूर्णा, नामचा बलवा है इसकी जो है। और यहाँ पर एक क्या बोलते हैं, थ्रस्ट है जिसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं। एक विभ्रंश रेखा या विभ्रंश घाटी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं। और उस मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा जो है यह जो है ट्रांस या तिब्बत हिमालय से क्या है, बिल्कुल अलग हुई है। ये श्रेणी जो है ट्रांस या तिब्बत हिमालय से अलग हुई है। मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में है। महान और शिवालिक हिमालय के मध्य में होने के कारण इसको मध्य हिमालय कहा जाता है। और यहाँ पर कई सारी घाटियां पाई जाती हैं। मध्य और महान हिमालय के मध्य बहुत सारी जो है घाटियां पाई जाती हैं। और इन घाटियों में पश्चिम में कश्मीर घाटी महत्वपूर्ण है और पूरब में काठमांडू घाटी। काठमांडू घाटी कहाँ पर है? नेपाल में। नेपाल में सर। कहाँ पर है? नेपाल में। नेपाल। जम्मू कश्मीर में इसको पीर पंजाल, यानी मध्य हिमालय को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं, पीर पंजाल। हिमाचल में धौलाधर, उत्तराखंड में मसूरी या नाग टिब्बा तथा नेपाल में महाभारत श्रेणी के रूप में जाना जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि महान या मध्य हिमालय को कहाँ कहाँ पर किस नाम से जाना जाता है। एक बार आप जब मैप को अच्छे से लोकेट करके देखोगे तो फिर आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा, आपको अपने आप चीजें क्लियर होंगी। उसके बाद जो हिमालय की सबसे जो दक्षिणी श्रेणी है इसको बाह्य या उप हिमालय कहा जाता है। सबसे नई, सबसे कम ऊंची चोटी है। पश्चिम बंगाल और भूटान के बीच यह बिल्कुल विलुप्त हो गई है। बाकी पूरे हिमालय के समानांतर पाई जाती है। अरुणाचल में मिरी, मिसली और अबोर शिवालिक का ही रूप है। कई बार कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हिमालय का जो है क्लास अभी टाइम आउट हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग अभी कोशिश करेंगे एक बार से जोड़ने की। तो हिमालय की जो शिवालिक हिमालय की चोटी है, अरुणाचल प्रदेश में 3 चोटियां हैं, मिरी, मिसबी और अबोर। 3 पहाड़ियां हैं और इन्हीं 3 पहाड़ियों पर 3 प्रकार की जनजातियां भी पाई जाती हैं। अबोर, मिसमी और मिरी 3 जनजातियां अरुणाचल प्रदेश में इन्हीं क्या बोलते हैं पर्वत श्रेणियों पर पाई जाती हैं। और शिवालिक और मध्य हिमालय के मध्य दून घाटियां और द्वार घाटियां पाई जाती हैं, जिनमें ठीक है शिवालिक, देखो जो देहरादून या दून घाटियां हैं वो शिवालिक और मध्य के बीच पाई जाती है। और महान हिमालय के मध्य जो है, और महान और ग्रेट मध्य हिमालय के मध्य में जो है कश्मीर घाटी, काठमांडू घाटी
पाई जाती है। तो ये कई सारे फैक्ट हैं जो आपको याद करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इसको बहुत अच्छे से पढ़ना आप लोग, ठीक है, नहीं तो फिर आगे आप इसको भूल जाओगे। और हिमालय को अगर आपको समझना है तो हिमालय से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है घाटियों से भी आते हैं कि कासमान पूछ लिया उसने, कश्मीर घाटी अवस्थित है, और कश्मीर घाटी सिचुएटेड इन ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय, ट्रांस तिब्बत हिमालय। तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी फिर अगर आपने जो है इसको नहीं समझा है तो, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? इन हिमालय के 4 जो क्लासिफिकेशन हमने बताया आपको, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको? यहाँ तक बात समझ में आ गई नहीं समझ में आ गई? Yes, sir. उसके बाद हिमालय का एक क्या बोलते हैं रीजनल क्लासिफिकेशन है, और रीजनल क्लासिफिकेशन जिन्होंने किया उनका नाम था सर सिडनी बुर्राट। किसने किया था? जियोलॉजिस्ट थे, हाँ ये जियोलॉजिस्ट सर सिडनी बुर्राट। हाँ, सर सिडनी बुर्राट ने जो है 4 हॉरिजॉन्टल रीजन्स में डिवाइड किया है, और प्रश्न पूछे जाते हैं कि किन किन नदियों के बीच स्थित है। जैसे कश्मीर हिमालय, ये देखिए चित्र आपको दिखाई पड़ रहा है, सिंधु नदी और सतलुज नदी के किनारे के मध्य स्थित है। ये वाला जो रीजन है इसको कश्मीर हिमालय बोलते हैं। किसके किसके बीच में? सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच का जो एरिया है हिमालय का, उसको क्या कहते हैं? कश्मीर हिमालय बोलते हैं। सतलुज नदी और काली नदी के मध्य जो स्थित है उसको कुमायूं हिमालय बोलते हैं। यानी उत्तराखंड वाला जो पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं? कुमायूं हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसके बाद काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य का जो रीजन है, यानी पूरा नेपाल का जो हिमालय है, उसको नेपाल हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? नेपाल हिमालय। अब आपसे पूछा जाए कि काठमांडू घाटी पाई जाएगी किसमें? कश्मीर हिमालय में, कि कुमायूं हिमालय में, कि नेपाल हिमालय में, कि असम हिमालय में? नेपाल हिमालय में। नेपाल हिमालय में। फिर उसके बाद थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन बना दिया जाए, पूछा जाएगा आपको द्वार घाटी या दून घाटियां पाई जाएंगी कहाँ? कुमायूं हिमालय में, कश्मीर हिमालय में, नेपाल हिमालय की असम हिमालय में? कुमायूं हिमालय में। ठीक है, देखो सवाल मेरा मतलब ये, मैंने आपको समझाने का मतलब ये कि क्वेश्चन किसी भी तरह पूछा जा सकता है, एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर आंसर एनी क्वेश्चन, एनी टाइप क्वेश्चन। ठीक है, बात समझ आ रही है ना मेरी, कि आपको किसी तरह से सवाल का जवाब देने के लिए जो है आपको। उसके बाद जो असम हिमालय है, असम हिमालय का विस्तार है तीस्ता नदी। ये नदी जो है इसको बोलते हैं तीस्ता नदी। कौन सी नदी है? तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक। ये ब्रह्मपुत्र नदी का मोड़ है, तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य के मोड़ तक। अब अभी इसे में पूछा जा सकता है पश्चिम से पूरब निम्न हिमालयों के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय और कश्मीर हिमालय। तो अगर आपने मैप में अच्छे से इसको लोकेट नहीं किया है, आपने उसको जूम नहीं किया है, आपने इमेजिन नहीं किया है, तो फिर आपको दिक्कत होगी कि नहीं होगी? होगी सर। हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी। पहला, हिमालय की जो जनरल क्लासिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हिमालय की सामान्य विशेषताएं, उनके बारे में पढ़ा। फिर हिमालय का जो भूआकृतिक विभाजन है, ज्योग्राफिकल डिवीजन है, वो हमने पढ़ा। उसके बाद तीसरी चीज हमने पढ़ी हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत हमने पढ़ा कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। अब नहीं पूछ लिया आपसे कि निम्न में से कंचनजंगा पर्वत श्रेणी या पर्वत श्रृंखला है कश्मीर हिमालय में, कुमायूं हिमालय, अभी तक पूछा जा चुका है। तो आपको महान हिमालय, मध्य हिमालय तो पता है, लेकिन पूछ ले नेपाल हिमालय में है कि असम हिमालय में है कि कश्मीर हिमालय में, कुमायूं हिमालय में, तो किसमें होगा बताइए? कंचनजंगा नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। हाँ, एक बार लोकेट कर लेना नेपाल हिमालय में कि तीस्ता नदी जो है असम में स्टार्ट होती है। ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि जो है नेपाल हिमालय। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। हाँ, उसके बाद हम लोग अब जिस पे चर्चा करेंगे दैट इज द टॉपिक ऑफ ऑरिजिन ऑफ द हिमालय, हिमालय की उत्पत्ति। देयर आर 2 थ्योरीज। There are 2 theories about the origin of the Himalaya. पहला है जियोसिंक्लाइनन थ्योरी या भू अवनतिक उद्भव का सिद्धांत, और दूसरा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तनिकी उद्भव का सिद्धांत।
पहला जो सिद्धांत दिया है जियोसिंक्लाइडल थ्योरी, वो दिया था अर्नाल्ड कोबर एवं स्वेस महोदय ने, जिसमें मुख्य रूप से नाम है कोबर महोदय का। और जो कोबर। दूसरा सिद्धांत है वो प्लेट टेक्टोनिक कोई प्लेट एक सिद्धांत नहीं है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में जियोलॉजी की कई सारी कॉन्सेप्ट को जो है एक साथ मिलाया गया है, जिसमें सागर नितल यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी है, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ द वेगनर है, विल्सन का प्लेट या क्या बोलते हैं WJ मॉर्गन का प्लेट सिद्धांत, ये तो कई सारे सिद्धांतों को मिला करके जो एक सिद्धांत बनाया गया कई सारे विचारधाराओं के तथा हिमालय की उत्पत्ति जो मैंने बताया था आपको कि 2 सिद्धांत है। आवाज आ रही, प्रॉपर वॉइस आ रही है ना, कहीं कोई फ्लक्चुएशन तो नहीं है ना? यस सर। बताते रहिएगा आप लोग, क्योंकि होता है ना कि बाद में समझ नहीं आता। तो आज हम लोग हिमालय की उत्पत्ति के देयर आर 2 थ्योरीज ऑफ ऑरिजिन ऑफ द हिमालय। पहला है जियोसिंक्लाइनल थ्योरी, जिसको भू अभिनतिक उद्भव का सिद्धांत बोलते हैं, और इसका जो मेन इस व्यक्ति का योगदान है, ये किसका, माइक्रोफोन आने बंद करो इसको, और इसका जो मुख्य सिद्धांत है तो मैंने कहा था, मैं बता रहा था आपको 2 सिद्धांत मैंने बताए थे कि पहला है जियोसिंक्लाइडल या भू अभिनतिक उद्भव का सिद्धांत, और मुख्य रूप से इनमें जो योगदान है कोबर महोदय का है। कोबर महोदय ने पर्वतों की उत्पत्ति का अपना जो है जियोसिंक्लाइनल थ्योरी दिया था। और दूसरा सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक, जो कि कई सारे सिद्धांतों का एक समीकरण है, जिसमें सागर नितल प्रसरण, महाद्वीपीय विस्थापन यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सम्वहन तरंग सिद्धांत जो कि होम्स महोदय का, मतलब कई सारे सिद्धांतों को कंपाइल करके एक सिद्धांत बनाया गया जिसको नाम दिया गया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और प्लेट की सी थ्योरी, ये माना जाता है कि पर्वतों की उत्पत्ति, विशेषकर अगर हम हिमालय की उत्पत्ति की बात करें तो हिमालय की उत्पत्ति की जो समस्या है या हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में जो वैज्ञानिक विचार है, वो जो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के माध्यम से दिया गया है, और उसके माध्यम से हिमालय की उत्पत्ति की समस्या को सॉल्व किया जा सकता है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कोबर महोदय का जो जियोसिंक्लाइडल थ्योरी है या भू अभिनतिक सिद्धांत है। और जो कोबर महोदय का जो सिद्धांत है, आपके सामने स्क्रीन पे कुछ शो हो रहा होगा, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है? हम इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। लगभग आज से लगभग 33 करोड़ साल पहले कोबर महोदय का मानना था कि हमारे जितने भी महादेश हैं, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, सभी जो है एक महान महाद्वीप के रूप में, एक बड़े महाद्वीप के रूप में समेकित थे, जुड़े हुए थे। और इस महाद्वीप को जिसका नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया पैंजिया। क्या नाम दिया गया? पैंजिया। ये दिखाई पड़ रहा है, ये पैंजिया, ये पूरा जो दिखाई पड़ रहा है, मेरा पॉइंटर समझ आ रहा है ना आपको? ये यस सर। ये पैंजिया, ये क्या था? पैंजिया था। देखिए, इसमें यूरेशिया है, इसमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसमें दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, इसमें अफ्रीका है, इंडिया भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है, अंटार्कटिका जुड़ा हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जुड़ा है। तो सभी महाद्वीप एक बृहत महाद्वीप के रूप में जो है समेकित थे, एक जगह पर इकट्ठा थे, एक जगह पे स्थित थे, जिसको जो है नाम दिया गया पैंजिया। क्या नाम दिया गया? पैंजिया नाम दिया गया। और इस महाद्वीप के चारों ओर एक महासागर था, और उस महासागर का नाम था। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सभी को नहीं आ रही कि केवल आपको ही नहीं आ रही है? हेलो, अब आ रही है सर। अब आ रही है ना? तो इस पैंजिया के चारों ओर, आपको पैंजिया दिखाई पड़ रहा है? इस पैंजिया के चारों ओर ये एक महाद्वीप था, विशाल महासागर था,
और इस महासागर को नाम दिया गया पैंथालसा। क्या नाम दिया गया? पैंथालसा। पैंथालसा। तो इतनी बात समझ में आ गई कि जो जियोसिंक्लाइनल थ्योरी है उसमें एक उन्होंने अवधारणा दी, एक कॉन्सेप्ट दी कि आज से लगभग 33 करोड़ साल पहले हमारे जितने महाद्वीप आज जो अलग अलग बिखरे हुए हैं वो बिखरे ना होकर के एक स्थान पर समेकित थे, एक स्थान पर जो है जुड़े हुए थे। और उन जुड़े हुए महाद्वीपों को क्या कहा जाता था? पैंजिया कहा जाता था। और पैंजिया के चारों ओर एक विशाल महासागर था जिस महासागर का नाम था पैंथालसा। क्या नाम था उसका? पैंथालसा। उसके बाद ट्रियासिक एज में, किस एज में? ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ट्रियासिक एज में। ट्रियासिक एज का मतलब आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले। कितने करोड़ साल पहले? 22। हाँ, 20 करोड़ ईयर्स पहले ये जो पैंजिया था इस दो भागों में डिवाइड हो गया। कितने भागों में डिवाइड हो गया? दो भागों में। उत्तरी भाग को कहा गया लारेशिया और दूसरे को क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड। क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड। लारेंसिया को ही अंगारा लैंड भी कहा जाता है। यानी ट्रियासिक एज में आज से 30-20 करोड़ साल पहले पैंजिया दो भागों में टूट गया। उत्तरी भाग को कहा गया लारेंसिया या अंगारा लैंड और दूसरे भाग को कहा गया गोंडवाना लैंड। और इसके मध्य में पैंजियानी की जो है लारेंसिया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य में एक महासागर था। इस एरिया में इस महासागर को क्या, एक सागर था, इस सागर को नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? तेथीसी। तेथीस सागर। इतनी बात समझ में आ गई आपको? इतनी बात समझ में आई कि 33 करोड़ साल पहले पैंजिया नाम का महादेश था और लगभग ट्रियासिक एज में 20 करोड़ साल पहले उसमें विखंडन हुआ। उत्तरी भाग को जो है गोंडवाना लैंड कहा गया और दक्षिणी भाग को क्या कहा गया? अंगारा लैंड कहा गया। उत्तरी भाग को जो है अंगारा लैंड कहा गया, दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। उसके बाद हुआ ये, यहां तक हम लोग समझ चुके हैं इस रीजन तक, ट्रियासिक एज तक यानी 20 करोड़ साल पहले तक हम लोग समझ चुके हैं। लेकिन जुरासिक एज में हुआ ये कि जो जहां पर टेथीस सागर था, टेथीस सागर को अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की जो नदियां थी जो कि आकर के टेथीस सागर में प्रवाहित हो रही थी, इन्होंने लगातार मलबा निक्षेपित करना प्रारंभ कर दिया। नदियां होती हैं तो नदियां अपने साथ क्या लाती? मलबा लाती हैं। इस वाले चित्र में देखिए, ये आपको दिखाई पड़ा ये वाला चित्र, ये वाला पूरा चित्र। ये तो जुरासिक एज में ये जो ये रीजन था, ये यहाँ पर इधर से आने वाली नदियों ने और इधर से आने वाली नदियों ने मलबे का क्या करना शुरू कर दिया? निक्षेपण करना प्रारंभ कर दिया। और जब मलबे का निक्षेपण करना शुरू कर दिया तो यहाँ पर एक सक्रिय भूसन्नति जो कि टेथीस सागर के रूप में थी, लगातार उसकी तली में क्या हुआ? धसाव होने लगा। तली में जैसे ना जब कोई चीज प्रेशर, कोई चीज लगातार आप डालते जाते, कभी आपने कच्चे मकान देखे हैं? तो पुराने जमाने में हुआ करता था कि जो कच्चे मकान हुआ करते थे वो धन्नी जो लकड़ी का एक बेस हुआ करता था, तो लकड़ी के बेस पे वो मकान बेस हुआ करते थे। जैसे जैसे जो है मिट्टी लगातार उन पे डालते रहते तो क्या बोलते हैं उस धन्नी का या उस क्या बोलते हैं लकड़ी का ये शेप हो जाता था, ये ऐसे हो जाती थी, लगातार अपनी तली में क्या होने लगती थी? वो लगातार झुकने लगती थी। ठीक है, तो जो टेथीस भूसन्नति थी उसमें लगातार क्या होने लगा? तली में धसाव होने लगा। क्या होने लगा? तली में धसाव होने लगा। जब तली में धसाव होने लगा तो ये जो मध्य का बिंदु था, ये तिब्बत का पठार, ये भूसन्नति थी। तो तली में धसाव होने के कारण इसके एक तरफ जो है, यानी इस भूसन्नति के एक तरफ अंगारा लैंड फोरलैंड था, ये आपको मैंने बताया, और एक तरफ था इंडियन फोरलैंड, यानी भारतीय जो उपमहाद्वीप था उसका फोरलैंड था। और बीच में लगातार जो है मलबा का निक्षेपण हो रहा था और मलबा के निक्षेपण के कारण तली में धसाव हुआ। और जब तली में धसाव हुआ तो ये दोनों फोरलैंड,
एक दूसरे की ओर क्या करने लगे, एक दूसरे की ओर इनमें क्या हुआ, संचलन प्रारंभ हुआ, ये इधर की ओर और ये इधर की ओर। और जब संचलन प्रारंभ हुआ तो जो बीच का स्थान था, ये जो बीच का मलबा था, ये क्या होने लगा, फोल्डेड होने लगा। क्या होने लगा, फोल्डेड होने लगा। बीच का जो पोर्शन था, हाँ, जो बीच का पोर्शन था, यहाँ पर वलन का प्रभाव कम पड़ा। इसको कोबर महोदय ने मध्यपिंड या स्वासिन वर्ग कहा है। और जो किनारे का जो एरिया था, ये यहाँ पर जो है पर्वतों की उत्पत्ति हुई। दोनों किनारों पर क्या हुई, वलन के कारण जो है पर्वतों की उत्पत्ति हुई, जिसको जो है सीमांत श्रेणियां या रेंज केटिंग कहा गया। तो कोबर महोदय के अनुसार जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है वो टेथीज भूसन्नति के मलबे में लगातार धसाव के कारण अंगारा लैंड जो फोर लैंड था वो और जो इंडियन फोर लैंड था, दोनों के एक दूसरे के आमने सामने की ओर आने की वजह से जो मध्य का निक्षेपित भाग था, जो मध्य का मलबा था, वो फोल्ड होने के कारण, वलन के कारण जो है दोनों किनारों पर एक तरफ जो है चुनलुन पर्वत का विकास हुआ और दूसरी तरफ जो है हिमालय पर्वत का विकास हुआ। बात समझ में आ गई कि ये जो कोबर महोदय कहते हैं कि अंगारा लैंड और भारतीय अग्रभूमि के आमने सामने चूंकि लगातार तली में धसाव हो रहा था, तली में धसाव होने के कारण अंगारा लैंड भारतीय अग्रभूमि की और भारतीय अग्रभूमि एक दूसरे के आमने सामने जो है होने के कारण जो बीच का मलबा था, बीच का मलबा वलित हुआ और वलित होकर के दोनों किनारों पर एक तरफ हिमालय पर्वत का विकास हुआ, दूसरी तरफ जो है क्युनलुन पर्वत का, यानी तिब्बत के जो है उत्तर की ओर क्युनलुन पर्वत का विकास हुआ और तिब्बत के दक्षिण ओर जो है हिमालय पर्वत का विकास हुआ। और बीच में तिब्बत का पठार मध्य भूमि के रूप में स्थापित हुआ या मध्य भूमि के रूप में विकसित हुआ। यही है कोबर महोदय का हिमालय की उत्पत्ति का भू अभिनतिक या जियोसिंक्लाइनल थ्योरी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, बात समझ आ रही है यहाँ पे? यस सर। बाकी लोग समझ आए कि जो है जो हिमालय की उत्पत्ति का जो भू अभिनतिक सिद्धांत है, वो कॉन्सेप्ट क्या कहती है कि जो जहाँ पर वर्तमान में हिमालय है वहाँ पर एक टेथिस नाम की भूसन्नति थी। उस टेथिस नामक भूसन्नति में दोनों तरफ से आने वाली नदियों ने लगातार जो है मलबे का निक्षेपण किया। मलबे के निक्षेपण के कारण जो है लगातार तली में धसाव हुआ। तली में धसाव होने के कारण दोनों तरफ की जो अग्रभूमियां थी, जो फोर लैंड थे, वो फोर लैंड एक दूसरे की ओर खिसके। जब फोर लैंड एक दूसरे की ओर खिसके तो जो मध्य का बिंदु था, जो मध्य का मलबा था, वो किनारों पर जो है सीमांत श्रेणियों के रूप में या रेंज गेटिंग के रूप में उनमें जो है उत्थान हुआ। और वही उत्थान हिमालय पर्वत और क्युनलुन पर्वत के रूप में दिखाई पड़ता है। मध्य का जो भाग था वो तिब्बत के पठार के रूप में या मध्य पिंड के रूप में दिखाई पड़ता है, जिसको जो है कोबर महोदय ने अपने सिद्धांत में शासित कर दिया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर, नो सर। ठीक है, प्रखर अपना माइक बंद कर लिया करो। हाँ, प्रखर अपना माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, जब एक्चुअली आपके पास ऑप्शन है, जब मैं बोलूँ तो टैप कीजिए, बोल दीजिए, उसके बाद फिर अपना माइक बंद कर लीजिए। उसके बाद ये सिद्धांत समझिए कि जो कोबर महोदय, स्वेस महोदय और अर्गान महोदय जो कहते हैं कि भू अभिनतिक सिद्धांत के अनुसार एज पर जियोसिंक्लाइनल थ्योरी हाउ वाज हिमालयन फॉर्म, कैसे जो है हिमालय पर्वतों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात करते हैं। पहले वाले सिद्धांत में अगर कुछ ना समझ में आओ तो आप पूछ सकते हैं। देखो ये इंटरैक्टिव क्लास होती है, अगर हम चाहें तो गूगल या वो यूट्यूब पे भी लेक्चर को अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जब हम जूम के माध्यम से या गूगल मीट के माध्यम से अगर क्लास करते हैं तो इंटरेक्शन जब तक नहीं होता आपस में, तब तक एक यूनिपोलर कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन जो यूनिपोलर नहीं होना चाहिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप बेहिचक आप पूछ सकते हो। तो पहले वाले सिद्धांत में कोई ऐसी चीज जो आप, हाँ, भूसंतुलन को इंग्लिश में क्या बोलते? भूसंतुलन को आइसोस्टेसी बोल, भूसंचलन की भूसंतुलन। हेलो, भूसन्नति। भूसन्नति को क्या कह रहे हैं? आवाज समझ नहीं आ रही है सर, भूसन्नत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जियोसिंक्लाइन, जियोसिंक्लाइन।
यस सर, थैंक यू। ठीक है, भूसन्नत को टेथीज जियोसिंक्लाइन बोलते हैं, इसको भूसन्नत को जो जियोसिंक्लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा सिद्धांत है उसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में कुछ चूंकि बहुत महत्वपूर्ण ये सिद्धांत है, तो कुछ तकनीकी चीजें मैं हालांकि मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, जब आगे पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा हम लोग कुछ हाईलाइट करके समझ लेते हैं। इस सिद्धांत का कोई एक यूनिक वाला सिद्धांत नहीं है, कई सारे सिद्धांतों को मिलाकर के सिद्धांत का निर्माण हुआ है, और इस सिद्धांत में इतने सिद्धांतों का योगदान है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ये हाईलाइटेड पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है ना। संवहन धारा सिद्धांत, यस सागल नितल प्रसरण सिद्धांत, इनको अंग्रेजी में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कन्वेंशनल करंट थ्योरी एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, 3 सिद्धांत हैं। और इन 3 सिद्धांतों को और एक और है पूरा भूचुंबकत्व का सिद्धांत, जिसको पैलियोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को जो है कंपोजिट करके, कोरिलेट करके जिस सिद्धांत का निर्माण किया गया उसको कहा गया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। क्या नाम दिया गया? प्लेट टेक्टोनिक। हाँ, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन अगर कहा जाए तो 1967 में मैकेंजी एवं पार्कर ने जो है सिद्धांत का सुझाव दिया था। लेकिन सिद्धांत के रूप में अगर कहा जाए तो अगर योगदान माना जाएगा तो माना जाएगा कि 1968 में मॉर्गन महोदय ने, उसके बाद हैरी हैस ने और टूजो विल्सन ने जो है आगे चल करके प्लेट शब्द का प्रयोग किया। तो वो तकनीकी बातें हैं, वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि प्लेट शब्द का इस्तेमाल किसने किया, तो टूजो विल्सन ने किया। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है क्या? जब मैंने आपको इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ाया था, मैंने इसीलिए इस टॉपिक के पहले आपको इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि हमारी पृथ्वी में 100 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर का एक ऐसा रीजन है जहां पर पदार्थ किस रूप में है, प्लास्टिक स्टेज में या मैग्मा स्टेज में। किस स्टेज में है? मैग्मा स्टेज। हाँ, तो 100 किलोमीटर के ऊपर का जो रीजन है, जो क्रस्ट और मेंटल का जो भाग है, जिसकी मोटाई कितनी है, 100 किलोमीटर। कितनी मोटाई है? 100 किलोमीटर। वो पूरी पृथ्वी की पपड़ी एक यूनिट नहीं है, मतलब एक यूनिट के रूप में नहीं है, वो कई जगह कई स्थानों पर टूटी हुई है। और इस टूटे हुए टुकड़े को, एक टुकड़े को क्या बोलते हैं? प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेट बोलते हैं। प्लेट। और ये प्लेटें एक दूसरे के सापेक्ष क्या कर रही हैं? गति कर रही हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ चित्र। ये देखिए, ये चित्र आपको दिखाई पड़ रहा है, ये हमारी पूरी पृथ्वी है। यस सर। और ये देखिए, ये जितने भी ये बाउंड्रीज है प्लेट्स के, तो ये पृथ्वी का जो ग्लोब है, पृथ्वी की जो पूरी संरचना है, वो ये टुकड़े हैं। और ये टुकड़े टूटे, जैसे ये प्लेट है यूरेशियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है, और इन दोनों को मिलाकर के इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। तो ये टुकड़े जो है टूटे हुए हैं और एक दूसरे के सापेक्ष, कहीं पर ये एक दूसरे के आमने सामने गति करते हैं, कहीं एक दूसरे से दूर जाते हैं, एक दूसरे के विपरीत गति करते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो मध्य अटलांटिक कटक है, तो साउथ अमेरिकन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ये क्या कर रही है? एक दूसरे से दूर जा रही है। तो बीच का जो मलबा है, बीच का जो मैग्मा है एस्थोनोस्फीयर का, निकल करके यहाँ पर जमाव कर रहा है। तो यहाँ पर मिड अटलांटिक रिज का निर्माण हो रहा है, जहां पर ये प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने गति करती हैं, एक दूसरे के आमने सामने करती है। तो जो भारी प्लेट होती है वो हल्की प्लेट के नीचे क्या हो जाती है? सबडक्शन हो जाता है, उसका अधक्षेपण हो जाता है। और जब अधक्षेपण होता है तो भारी प्लेट गलने लगती है, और इस प्रक्रिया के दौरान वलन की क्रियाएं होती हैं, और बीच का जो पोर्शन है वो किसके रूप में? पर्वतों के रूप में उसका जो है उत्थान हो जाता है। किसके रूप में? पर्वतों के रूप में उत्थान हो जाता है। फिर तीसरी स्थिति ये होती है कि प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं। जैसे ये देखिए, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, तो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति कर रही हैं, और जब प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं तो वहां पर ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का निर्माण होता है। वहां पर किसका निर्माण होता है? ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का निर्माण होता है। और इस तरह जो है हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी लेयर है, यानी 100 किलोमीटर तक की जो मोटी परत है, वो एक यूनिट के रूप में नहीं है, वो एक दूसरे के साथ सातत्य कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो जगह जगह पे टूटी हुई है। और एक टुकड़े को हम क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। और ये प्लेटें पूरी पृथ्वी पर एस्थेनोस्फीयर के मैग्मा के ऊपर क्या कर रही हैं? गति कर रही हैं। और गति कितने प्रकार की है? गति कितने प्रकार की? 3 प्रकार की गति है।
यही बात तीन देखिए यहाँ पर प्रकार कहने का प्रयास किया गया है। इतनी बात समझ में आई? यहाँ पर यही बात कहने का प्रयास किया गया कि प्लेटों का संचलन जो है 3 प्रकार का है। पहला है अपसारी संचलन, इसमें प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाती हैं। दूसरा जो है अभिसारी संचलन, और तीसरा है समानांतर संचलन। तो ये 3 प्रकार के संचलन होते हैं। पहला है कन्वर्जेंट प्लेन मार्जिन या कन्वर्जेंट मूवमेंट, दूसरा है डाइवर्जेंट मूवमेंट, और तीसरा है ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। बात समझ में आ गई? तो प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत sir. कहता है कि हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, ऊपरी परत का मतलब 100 किलोमीटर परत, मोटी परत, वो एस्थेनोस्फीयर के वो अपने कंटिन्यूअस न होकर के टूटी हुई है, और ये टूटी हुई प्लेट या टूटा हुआ टुकड़ा एस्थेनोस्फीयर के मैग्मा के ऊपर एक दूसरे के समानांतर क्या कर रहा है? गति कर रहा है। एक दूसरे के समानांतर क्या कर रहा है? गति कर रहा है। और इसी गति के कारण जो है हमारी पृथ्वी के धरातल पर पर्वतों का निर्माण या महासागरीय कटकों का निर्माण या बहुत सारी जो है भौगर्भिक क्रियाएं होती हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको? देखो यही बात मैंने समझाने की प्रयास Yes, किया sir. Yes, sir. इस चित्र में, वही बात समझाने की प्रयास किया। यहाँ पर ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये ओशिनिक क्रस्ट है, लिथोस्फीयर है, और ओशिनिक क्रस्ट जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे जा रही है। और यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा इसको पॉइंट कर हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये जिस कारण यहाँ पर संवहनी तरंगों की उत्पत्ति हो रही है, मैग्मा ऊपर जा रहा है, और मैग्मा जो है ज्वालामुखी क्रिया के रूप में जो है पृथ्वी के धरातल पर क्या हो रहा है? प्रकट हो रहा है। दिखाई पड़ा आपको ये? Yes, sir. Yes, sir. अभी मान लीजिए कनेक्शन अगर रिसेट हो जाएगा तो आप लोग फिर से ज्वाइन कर लीजिए, आज इसको फाइनल कर देंगे, ठीक है? सर कन्वर्जेंस में हाँ। हल्की प्लेट भारी प्लेट के नीचे आ जाती है कि हमेशा भारी नीचे आती प्लेट, हमेशा भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे जाएगी। जो चीज भारी होगी, कभी तराजू देखा है? तराजू के Yes, जिस sir. पल्ले में ज्यादा, जिसका घनत्व ज्यादा होगा, जिसका भार ज्यादा होगा, वो हमेशा नीचे जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. जो भी प्लेट भारी होगी, ठीक है, वो प्लेट नीचे जाएगी, हल्की प्लेट Yes. उसके ऊपर जाएगी। और हमेशा भारी प्लेट का ही जो है क्या होगा? उसका जो है क्षरण होगा, उसका डिके होगा। क्षरण। ठीक, तो इतनी बात समझ में आई? अगर इसको हम थोड़ा सा जो है ये तो मैंने आपको नॉर्मली समझाना कि कैसे कन्वर्जेंस होता है, कैसे जो है अभिसरण होता है, ओशिनिक कॉन्टिनेंटल जो है प्लेटों का कैसे जो है कन्वर्जेंस होता है, और उस कन्वर्जेंस के कारण कैसे पर्वतों का निर्माण होता है। आपको दिखाई पड़ा कि ये वोल्केनिक आर्क, ये इसका ये पूरा एक जो है एक आर्क का निर्माण हुआ हमारी पृथ्वी के धरातल पर। ये आपको दिखाई पड़ा ना? पूरा ये जो हाईलाइट मैं कर रहा हूँ, पूरा रीजन जो है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? बॉर्डर लाइन है। हाँ, ये ओशियन कॉन्टिनेंट का बॉर्डर लाइन है। यहाँ पर ये प्लेट धंस रही है, और ये प्लेट धंसने के कारण जो है इन दोनों के आपस में टकराने के कारण जो बीच का एरिया है ये वाला, ये मलबे के रूप में या इसका जो है ये क्या हो रहा है? इसका निक्षेपण हो रहा है। और इसी बीच अगर धरातल के अंदर से जो है मैग्मा ऊपर आ जा रहा है तो ज्वालामुखी क्रिया के रूप में जो है वो दिखाई पड़ रहा है। और ये स्थित कहाँ पर होती है? जो प्रशांत, हम लोग पढ़ते नहीं भूगोल, क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी पेटी में, प्रशांत परि महासागरीय पेटी, ज्वालामुखी या भूकंप की, तो उस पेटी के बारे में यहाँ पर बताया गया। सर ये रिंग ऑफ फायर भी वही है? हाँ, रिंग ऑफ फायर, वही उसी को रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। अब देखो कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट कैसे कोलिजन होता है, जो कि हमारा जो हिमालय की उत्पत्ति है, तो हिमालय की उत्पत्ति में 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे के जो है आमने सामने टकरा रही हैं। और तो जैसे हमारे यहाँ 2 प्रकार की प्लेटें, अभी मैं आपको थोड़ा सा इसके पहले मैं आपको ये बताता हूँ, इस चित्र को दिखाता हूँ। ये यूरेशियन प्लेट है, ये वाली जो प्लेट है, हाइलाइटर लिखिए उसका, ये प्लेट क्या है? यूरेशियन प्लेट है। हाइलाइटर मेरा शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको? यस सर। चलो पॉइंटर यस। ये जो है यूरेशियन प्लेट है, और ये जो पूरी प्लेट है, इस पूरी प्लेट को, ये जो मार्जिन दिखाई पड़ रहा है हमको, ये इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या इंडियन प्लेट क्या है? 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर
पर ईयर जो है इसका जो है मूवमेंट है इस ओर। ये जो एरो दिखाई पड़ रहा है आपको, ये वाला एरो, ये इसकी ओर जो है इसका मूवमेंट है, इस एरो की ओर। और जब ये मूवमेंट करती है तो ये जाकर के कहाँ धंसती, क्योंकि इसका कॉन्टिनेंटल, ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इसका भार अधिक है, यूरेशियन प्लेट का भार कम है, तो एक चीज के नीचे जाकर के धंसती है। और आमने सामने टकराने के कारण, इन दोनों प्लेटों के टकराने के कारण जो बीच का ये पोर्शन है, ये जो बीच का पोर्शन है, यही तो हिमालय है, ये वाला है जो बाउंड्री दिखाई पड़ रही है, Yes, जो sir. बाउंड्री लाइन है, ये तो हिमालय, ये बीच का जो पोर्शन है हिमालय पर्वत के रूप में उसका उत्थान हो रहा है। और हिमालय चूंकि लगातार 2 से 3 सेंटीमीटर जो है ये प्लेट धंस रही है, लगातार ट्रांसफर हो रहा है नॉर्थ ईस्ट की ओर, इसलिए जो है यहाँ पर अक्सर जो है भूकंप की क्रियाएं होती रहती है, क्योंकि अभी भी हिमालय का क्या हो रहा है, उत्थान हो रहा है, हिमालयों का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे लगातार क्षेपित हो रही है। यहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है, उसका डिके हो रहा है, उसका डिक्रीज हो रही है। यस सर, बात समझ आ गई? यस सर। तो इसी बात Yes, को sir. मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ। देखो इसी चीज को थोड़ा सा और इसको जो है यहाँ पर एग्जैक्ट करके बताया गया, थोड़ा सा इसको आप समझिए। हिमालय पर्वत और आल्पस पर्वत का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है। ये देखो माउंटेन, यहाँ पर ये जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है या कॉन्टिनेंटल प्लेट है। कॉन्टिनेंटल प्लेट ये जाकर के इसके नीचे धंस रही है, और धंसने के कारण जो है बीच का जो ये मोड़, ये रीजन है, ये मलवा, माउंटेन रेंज के रूप में जो है इसका विकास हो रहा है, और इसके मध्य में यहाँ पर प्लेट्यू का निर्माण हो रहा है, या पठार का निर्माण हो रहा है। सर बट इस रीजन में एक भी वोल्केनिक नहीं है, वॉल्केनिक इरप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिनेंटल और जहाँ पर कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल प्लेटें जुड़ती हैं तो वहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन कठिन होता है। जहाँ पर ओशिनिक और कॉन्टिनेंटल रीजन, क्योंकि मूर्ति वहाँ पर जो है वॉल्केनिक इरप्शन होता है। यस सर, क्योंकि यहाँ पर प्लेट की मोटाई बहुत ज़्यादा है। वॉल्केनिक इरप्शन के लिए मोटाई जो है, ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा मोटाई है यहाँ पर प्लेट की, ठीक है। जब ओशिनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेटों का जो है टकराव होता है, कोलिजन होता है, तो वहाँ पर जो है, जैसे हमने देखा पहले वाले चित्र में, उस परिप्रशांत महासागरीय मेखला में, चूंकि वहाँ पर ओशिनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे से आमने सामने टकराती है, तो वहाँ पर जो है ज्वालामुखी की क्रिया या ज्वालामुखी उद्गार होता है, क्योंकि वहाँ पर प्लेट का मार्जिन, जो प्लेट का जो मोटाई है वो क्या होती है, कम होती है ना। यस सर। इस तरह जो है, देखो ये मैंने इस चित्र के माध्यम से आपको दिखाया कि कैसे जो है भारत का उत्तर की ओर प्रवाह हुआ, और भारत के उत्तर की ओर प्रवाह होने के कारण जो है, ये देखिए यहाँ पर था, और लगातार उत्तर की ओर प्रवाह होने के कारण जो है ये लगातार भारत का उत्तर की ओर क्या होता जा रहा है, प्रवाह होता जा रहा है। उत्तर की ओर प्रवाह के कारण जो है ये जो बाउंड्री लाइन है, यहाँ पर हिमालय पर्वतों का निर्माण हुआ है। और हिमालय का जो हेयर पिन फोल्ड है, ये हल्का सा जो है पूर्व की ओर जो है अपवर्ड मूवमेंट होने के कारण जो है हिमालय के जो हेयर पिन फोल्ड है, ये वाला फोल्ड और ये वाला फोल्ड, इसके कारण जो है ये हुआ है, ठीक। तो इस तरह जो है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपड़ के कारण, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के डिके होने के कारण, क्षरण होने के कारण, इन दोनों परतों के मध्य जो टेथिस भूसंगति या टेथिस महासागर का जो मलबा था, वो वलन के कारण जो है हिमालय पर्वतों के रूप में क्या हो गया, उसका उत्थान हो गया। हाँ, उसका उत्थान हो गया। और इस तरह जो है पृथ्वी के धरातल पर या भारत की उत्तर की ओर हिमालय पर्वतों का निर्माण हुआ, या हिमालय पर्वतों का लगातार विकास होता जा रहा। यहाँ पर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे?
क्योंकि मैंने आपको जब हिमालय की विशेषताएं बताई थी, मैंने बताया था कि हिमालय का जो ऊपरी सिरा है वहां पर बिल्कुल नवीन चट्टानें अवसादी शैल हैं, लेकिन हिमालय का जो कोर है, तो हिमालय के कोर में अजैविक चट्टानें जिसमें ग्रेनाइट है, नीस है, सिस्ट है, गैब्रो है, तो ये जो है आग्नेय चट्टानों का विकास होता है और हिमालय के गर्भ में जो है, इसीलिए जो है ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट का जो है आदि चट्टानें पाई जाती हैं। बात समझ आएगी, समझ आएगी। हिमालय का जो ऊपरी सिरा है, जो Yes, sir. ऊपरी है, क्योंकि 33 भूतंत्र का जो मलबा था वो क्षेपित हुआ, लेकिन कोर जो है वो अजैविक चट्टानों से, जिनमें ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट का आदि चट्टानें उनके द्वारा बना हुआ है। बात समझ आएगी, नहीं समझ आएगी? अब आप लोग बताइए कि भारत की जलवायु पर हिमालय का क्या प्रभाव पड़ता है। अब अभी यहाँ तक अगर बात समझ में आई हो तो आप लोग बताइए, क्योंकि 1 मिनट बचा, अभी हम लोग फिर से ज्वाइन करेंगे, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? Yes, sir. No, sir. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं सर। केवल 4 लोग जुड़े हुए हैं, 3 लोग जुड़े हुए हैं, बाकी लोग छोड़ के भाग गए। क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या? सुकेशी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। फिर हमने सारे नटवर्क खोए अपने आप। ये अब आप लोग बताइए कि भारत की जो जलवायु है उस पर हिमालय का क्या प्रभाव पड़ता है? सर हिमालय पर प्रभाव या भारत की जलवायु पर प्रभाव? हिमालय का भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? सर सबसे पहले तो जो साइबेरियन हवाएं हैं उन्हें रोकता है हिमालय, हाँ, और जो साउथ वेस्टर्न मानसून है वो जाके जब हिमालय से टकराता है उससे हमारी जो नॉर्थ इंडियन है वहाँ पर बारिश होती है, और नॉर्दर्न एरिया मतलब बर्फ ढका होने के कारण हिमालय से ठंडा रहता है, जो कि हिल स्टेशन वगैरह है। प्रभाकर तुम बताओ, ये जो हमारा ये मैप है, मैप दिखाई पड़ रहा ना आपको? ये हिमालय की लोकेशन है। शेयर स्क्रीन हो रही है कि नहीं हो रही है? सर सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। तुमको शो हो रही है? हो रही है। पिन करो अपने आप Yes, को, sir. पिन करो। ये टॉप व्यू है एक फिजियोग्राफिक या फिजिकल क्या बोलते हैं, इंडियन पेनिनसुला का या भारतीय उपमहाद्वीप का एक टॉप व्यू है। और अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पर ये तिब्बत का पठार है, टाबतन प्लेटू है, ये हिमालय है, और ये भारत का जो है पूरा जो रीजन है भारत का उपमहाद्वीपीय क्षेत्र है। तो साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं आती, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, ये साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं होती हैं उनको रोकता है हिमालय। ये कहा जाता है, ये कॉन्टिनेंटल, ये एटमॉस्फेरिक प्रॉफिट है हिमालय का, कि अगर हिमालय नहीं होता या हिमालय नहीं रहा होता तो साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं वो ठंडी हवाओं को, या उन ठंडी हवाओं से भारत को कोई रोक नहीं सकता। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? दूसरी कंडीशन हिमालय की जो क्या विशेषता है, हिमालय की दूसरी विशेषता है कि ये जो हम लोगों ने जब मानसून पढ़ा है, ऑरिजिन ऑफ इंडियन मानसून, अगर हिमालय पर्वत ना हो तो, क्योंकि हिमालय पर्वत ही जो है मानसूनी हवाओं को रोकता है। ये देखो, ये मानसूनी हवाएं जाती हैं, इनको रोक करके, या इधर से जो मानसूनी हवाएं आती हैं उनको रोक करके हिमालय पर्वत, ये वाला जो एरिया होता है, इस एरिया में वर्षा करता है। अगर हिमालय पर्वत नहीं होता, हिमालय पर्वत बिल्कुल 90 डिग्री पे पड़ता है मानसूनी हवाओं के, तो हिमालय से टकराने के बाद जो हिमालय का जो फुट एरिया होता है
उससे भर सटे हुए भारत के जो राज्य होते हैं वहां पर मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है। अगर मानसूनी हवा, अगर हिमालय नहीं होता तो मानसूनी हवाएं भारत को क्रॉस करके तिब्बत के पठार या चीन में जाकर के वर्षा कर रही होती। तो हिमालय एक प्रकार से क्या होता है, मानसूनी हवाओं को रोककर भारत में वर्षा कराने में सहायक होता है।